हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन 4 का वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और वो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है। एक सुपर ट्रिक बताएंगे जिसको अगर आप एक बार देख लोगे ना तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस उसके बाद आसानी से आप उसको कैच कर सकते हो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम atomic orbitals of same or nearly same energy intermixing to give rise to a new orbital, new atomic orbital of exactly same energy, exactly same energy। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी या तो सेम होगी या नियरली सेम होगी, जब वो इंटरमिक्सिंग करेंगे तो एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा जिसको मिला करके उनकी जो एनर्जी है दोनों को मिला करके वो सेम आएगी। ठीक है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं सेम और नियरली सेम एनर्जी के, जब वो इंटरमिक्स करेंगे तो एक नई इन एग्जैक्टली सेम एनर्जी का एक नया ऑर्बिटल बनेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका है? z की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर z की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर 3 आती है हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर z की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। इफ वैल्यू कम्स टू बी z इज इक्वल टू 5 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ठीक है, और अगर वैल्यू z की 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। अगर z की वैल्यू 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर z की वैल्यू निकालनी आ गई तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी और उसकी शेप क्या होगी किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम अब फार्मूला बताएंगे z निकालने का। तो जब वो फार्मूला आप याद कर लोगे तो उस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस फार्मूला लिख लो, एक बार आप नोट कर लो। z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज ऑफ कंपाउंड माइनस नेगेटिव चार्ज ऑफ कंपाउंड माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑफ कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, तो मोनोवैलेंट एटम्स वो होते हैं जिनकी जो वैलेंसी है वो एक होती है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी एक होती है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जांपल की सहायता से हम आपको फाइंड आउट करके बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है उसको कैसे निकाला जाता है। तो n इन अमोनिया के अंदर जो n है वो सेंट्रल एटम है और इसकी अमोनिया की हमें स्ट्रक्चर और शेप बतानी है कैसी होगी बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, इसमें क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस सेल के अंदर 2 और 5 इसके वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन है क्योंकि हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 और 3 8/2।
दो एक दो, दो चौके 8 है। तो 4 वाली अगर z की वैल्यू आ जाती है तो 4 वाले की जो हाइब्रिडाइजेशन वो कितनी होगी sp3, और इसकी शेप है जो वो कैसी होगी टेट्राएड्रल, टेट्राएड्रल, ठीक है। ये इसकी शेप होगी, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब दूसरा निकाल लेते हैं O in H2O, O in H2O। वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो फार्मूला पुट करो Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और 2 इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 6 और 2 8/2, 1 2 2 चौके 8 4। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी होगी 4, और जो इसकी शेप है वो कैसी होगी टेट्राएड्रल, ठीक है। तो 2 एग्जांपल ये हो गए, और छोटे छोटे कुछ एग्जांपल और लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर हमें 1 निकालना है, Si in SiF4, दूसरा है S in SF4, तीसरा है S in H2S, चौथा है N in NO3-1, पांचवा है C in CO3-2-, छठा है XCO2F2, सातवां है IF7। तो इन मॉलिक्यूल की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और हम इजीली इस कांसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो Z की वैल्यू निकालो। इसकी सिलिकॉन की जो है वो क्या है, इसके अंदर इस मॉलिक्यूल के अंदर सिलिकॉन क्या है सेंट्रल एटम। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 14। तो 14 के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कितने होंगे 2 8 और 4। तो फार्मूला क्या है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता सेंट्रल एटम, कितने हो गए 4, प्लस इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। फिर रहेगी बात नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम किसके अंदर कितने हो गए 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी 2 1 2 2 चौके 8, और उसकी शेप कैसी होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा Z इज इक्वल टू हाफ, सल्फर की निकालनी है। SF4 मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर एक सेंट्रल एटम है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, सल्फर का होता है 16। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 8 और 6, ठीक है। तो 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसके अंदर 4, कोई भी चार्ज इसके अंदर है नहीं, तो 10/2, तो कितने आ गई 5। 5 वाले की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी होती है sp3d, और इसकी जो शेप है वो कैसी होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा थर्ड, सल्फर इन H2S। सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, प्लस तो कितने हैं इसके अंदर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, ठीक है। 6 और 2 8/2, 2 1 2 2 चौके 8। तो 4 वाले की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp3, और जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद आता है NO3-1। नेक्स्ट एग्जांपल है NO3-1। तो इसके अंदर Z की वैल्यू निकालो, Z हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के नाइट्रोजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, प्लस चार्ज इसके अंदर एक -1 है, ठीक है। तो -1 है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो जुड़ता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस होता है। तो 5 और 1 6, और उसके बाद आता है 6/2, 2 1 2 2 3 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, और इसकी जो शेप है वो कैसी होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। उसके बाद आता है CO3 2 नेगेटिव, कार्बन है, कार्बन सेंट्रल एटम है इसके अंदर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी कितने 4, प्लस 2 माइनस के चार्ज है तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लस 4 और 2 6/2,
दो, दो एकम दो, दो तिया 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी क्या होगी, sp2। और जो शेप है वो भी इसकी कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। उसके बाद आता है XgO2F2। आपको पता है जिनोन एक नोबल गैस है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8, क्योंकि 18वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 18वें ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 8। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम के अंदर, और दूसरा 2 इसके साथ फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं। तो 8 हो तो 10/2 कितना हो गया, 5। 5 वाले की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3d। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट एग्जांपल हमारा IF7। IF7 को देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। लास्ट एग्जांपल है IF7। आयोडीन एक नोबल गैस है। नोबल गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 8। ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है। उसके बाद इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 8 8। सेंट्रल एटम के अंदर आई, इसके अंदर सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के अंदर क्या हो गया, सेंट्रल एटम के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 7 इसके साथ मोनोवैलेंट एटम है। तो कितना हो गया, 8 और 7 15/2। ठीक है। तो IF7। ठीक है। तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2 8 7, 70वें ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7। तो इसके वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आयोडीन के अंदर 7। तो 7 और 7 है 14/2, 14/2, 2 एकम 2, 2 सते 14। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, 5 वाले की होती थी sp3d, 6 वाले की sp3d2, और 7 वाले की क्या होगी sp3d3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d3।